और आज के क्लास में हम ऑप्टिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस का डेरिवेशंस देखेंगे, जिसमें से पहला डेरिवेशन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ये इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, और ये फॉर्मूला प्रूफ करने को पूछा जाता है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो इसको कैसे प्रूफ करना है, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले तो इसका फिगर देख लेते हैं। पहले एक कर्व सरफेस लेंगे और एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया मैंने, इसको कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और ये एक कर्व सरफेस ले लिया मैंने। अच्छा, उसके बाद इस कर्व सेंटर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो सपोज ये रहा इसका सेंटर, जिसको हमने सी बोल दिया, ठीक है। ये इसका पोल है, तो पोल से सेंटर की दूरी कही जाती है रेडियस, तो ये हो गया r, ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ पे रखा, बोला यहाँ पे ऑब्जेक्ट है O, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट जाएगी, और कुछ एजम्पशन पहले ले लेते हैं हम लोग। एजम्पशन क्या रहेगा हमारा कि पहला वाला जो मीडियम है, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, दिस इज मीडियम 2। तो मीडियम 1 हमारा रहेगा, मीडियम 1 रेयरर होगा, मीडियम 2 डेंसर होगा, ठीक है। फॉर ऑल स्मॉल एंगल्स हम लोग tan थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं और sin थीटा को भी अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। ये हमारे कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से बनाया मैंने। प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा O, और यहाँ से मैं कन्वीनियंस के लिए एक लाइन सीधा ले रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि ये लाइन लेने का फ़ायदा क्या है कि ये बिना मुड़े हुए निकल जाएगी। तो यहाँ से मैंने पहला रे लिया जो कि बिना मुड़े हुए निकल गई, तो ये बिना मुड़े हुए एक रे चली गई, ठीक है। दूसरी रे मैंने लिया यहाँ से, ये यहाँ से इंसिडेंट हुई ऐसे, ये इंसिडेंट लाइट है। अच्छा, अब इंसिडेंट लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। एक्चुअल में ये लाइट कहाँ जाने वाली थी? ये लाइट जाने वाली थी कुछ इस तरह, ऐसे निकल जाती, लेकिन अब चूंकि रेयरर से डेंसर आ गया तो इसको मुड़ना है, इस लाइट को अब मुड़ना है। तो ये लाइट अगर नहीं मुड़ती तो सीधे चली जाती है ऐसे, लेकिन इसको मुड़ना है। अब चूंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है, इट हैज टू बी। तो सबसे पहले मोड़ने के लिए एक नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल कैसे मिलेगा? तो कर्व सरफेस के लिए नॉर्मल सेंटर से मिला दीजिए, नॉर्मल मिल जाएगा। तो यहाँ से सेंटर से मिला दिया मैंने, ये हो गया नॉर्मल हमारा, इसको बोला मैंने ये नॉर्मल है। सो दिस इज आवर नॉर्मल, ठीक है। अब रेयरर से डेंसर जाने में लाइट मुड़ती है नॉर्मल के तरफ, तो नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी, और हमने जानबूझ के माना कि ये जो सेकेंड मीडियम है ये बहुत ज़्यादा डेंसर है, तो ये लाइट जो सीधा जाने वाली थी, ये लाइट मुड़ के अब आ गई, ये लाइट अब मुड़ी और मुड़ के यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो एक लाइट ये है रिफ्रेक्टेड लाइट, और ये लाइट दोनों लाइट एक जगह यहाँ पे, और ये जब हम देखेंगे इसको तो दोनों लाइट हमारी आंख में जाएगी, यानी यहाँ पे जो हमारा इमेज बना, ये इमेज आई, इस इमेज को हम बोलेंगे कि ये इमेज हमारा रियल इमेज बना है, ठीक है। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट एंगल बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं आई, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड लाइट बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल आर। तो ये आई हुआ और ये हुआ एंगल आर, ठीक है। अच्छा, इस एंगल को हमने माना ये एंगल है अल्फा, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा कि अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है। अच्छा, इस एंगल को अल्फा इक्वल टू एंगल बिटवीन किसके किसके बीच है? प्रिंसिपल एक्सिस
एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट लाइट। ठीक है, उसके बाद यहां पे इसका कुछ नाम भी रख देते हैं, इस ट्रायंगल का कुछ नाम भी रख देते हैं हम लोग। इसका नाम रख देता हूं मैं, इस पॉइंट का नाम Q, इस पॉइंट का नाम C है और इसका नाम I है। ये वाला एंगल जो यहाँ पे बन रहा है इसको मैंने बोला बीटा, और यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ बन रहा है वो वाला एंगल हमने बोला गामा। तो बीटा के लिए लिख लेते हैं, बीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, गामा इक्वल टू एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारा फिगर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ले लेते हैं, यहां से Q से एक नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, ये इस पे नॉर्मल है, इस तरह से कि P और इस पॉइंट का नाम मैं M दे देता हूं, N, कि P और ऐसा बोलूंगा मैं N इज वेरी क्लोज टू P, N इज वेरी क्लोज टू T। ठीक है, ये हमारा फिगर हो गया। क्या क्या चीजें हुई यहाँ पे, सबसे पहले मैंने एक इंसिडेंट लाइट लिया जो O से Q पे इंसिडेंट हुई, और एक यहाँ से लाइट लिया जो सीधी, चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है तो ये बिना मुड़े हुए सीधी निकल गई। दूसरा रे मैंने लिया यहाँ से जो Q पे इंसिडेंट हुआ और रेयर से डेंसर में जा रहा है तो ये मुड़ा, ये जाने वाला था सीधा लेकिन ये मुड़ा नॉर्मल की तरफ, और आई पे एक हमको रियल इमेज मिला। ये जो इमेज मिला है हमको, ये इमेज है रियल इमेज। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस, तो एक लाइन यहाँ से और एक लाइन यहाँ से और यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये दोनों रेज हमारी आंख में जाएगी, जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो यहाँ से आती हुई नजर आएंगी, तो एक रियल इमेज बना। अब हम डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं, ये अलग लिख दूं ताकि डिस्टेंसेस क्लियर कर लिया जाए। लिख सकते हैं N इज वेरी क्लोज टू P। ठीक है, N P के बहुत करीब है, तो जो डिस्टेंस हम P से मेजर कर रहे थे वो हम N से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो सेंटर तक जाता था इसको हमने R बोला था, और I इमेज के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, और एक डिस्टेंस यहाँ पे बनेगा जो ऑब्जेक्ट का होगा, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम U कहते हैं, तो माइनस U चूंकि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट है, और ये वाला डिस्टेंस हो गया V। तो सारे डिस्टेंसेस भी हो गए। अच्छा, अल्फा को मैंने एंगल माना इंसिडेंट लाइट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच, बीटा को मैंने एंगल माना रिफ्रैक्टेड लाइट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच, और गामा को मैंने एंगल माना प्रिंसिपल एक्सिस और नॉर्मल के साथ। सो दिस इज द फिगर। और इसके बाद अब हम अपने रियल ये पे आते हैं। डिस्टेंसेज देख लेंगे आप, डिस्टेंसेज है -u जो कि पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अच्छा पोल से सेंटर का डिस्टेंस कैपिटल R, और पोल से इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा V। सो दिस इज व्हाट वी हैव ड्रॉन। ठीक है, सो ये हमारा फिगर हो गया। अब हम अपना शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और इसका है μ1। ठीक है, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ से शुरुआत करते हैं हम। अगले स्लाइड में दिखा रहा हूँ मैं, ये सब आप फिगर वगैरह ड्रॉ कर लें, उसके बाद अगले स्लाइड में अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ21 ये किसके बराबर होता है, μ2 बाई μ1 के बराबर होता है, और ये होता है sin I अपॉन sin R के बराबर। ठीक है, स्नेल्स लॉ यही बताता है हमको। सो हमने अभी एज्यूम किया था, एजम्पशन में लिखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजम्पशन में मैंने लिखा था फॉर ऑल स्मॉल एंगल साइन थीटा को हम सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि लिख सकता हूँ साइन I को सिर्फ I लिख सकता हूँ और साइन R को सिर्फ R लिख सकता हूँ, और ये हो गया μ2 और ये हो गया μ1। ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं।
सो क्रॉस शिफ्टिंग करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा μ1 इंटू आई इक्वल टू μ2 इंटू आर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना के मैं छोड़ देता हूँ। सो दिस इज फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम आगे क्या करना है। इसके बाद हम लोग ट्रायंगल्स देखते हैं। यहाँ पे अब पीछे वाले स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी। पीछे वाले स्लाइड में हम लोग देखते हैं ट्रायंगल दिखाना पड़ेगा। पीछे वाले ये में इन ट्रायंगल OQC, इन ट्रायंगल OQC, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है OQC, इसमें देखिए तो I जो है एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और अंदर का एंगल है अल्फा प्लस गामा। सो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं, यहीं पे लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल OQC I इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। यहां से OQC, इस ट्रायंगल में अंदर के जो इंटीरियर एंगल है वो अल्फा और गामा है, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू I। ठीक है, एक और ट्रायंगल है जिसको मैं बोल सकता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, ये मैं राउंड करके लिख देता हूं, बहुत गंदा हो जाएगा। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल QCI, ये वाले ट्रायंगल में, इसमें गामा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और अंदर का एंगल R प्लस बीटा, तो गामा इक्वल टू R प्लस बीटा, लेकिन हमको चाहिए R, तो R यहां से निकालिए तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा। ठीक है, थोड़ा सा ज्योमेट्री का हेल्प लिया मैंने। इन ट्रायंगल OQC, यहां से OQC में अंदर का एंगल अल्फा और बीटा बन रहा है और बाहर का एंगल बन रहा है I, तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो I इक्वल टू हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, OQC अल्फा प्लस गामा, अच्छा ये वाला ट्रायंगल था, अल्फा प्लस गामा हो गया I के बराबर, और QCI इस ट्रायंगल में R प्लस बीटा गामा के बराबर हुआ, क्योंकि गामा बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा इक्वल टू R प्लस बीटा, और यहां से R निकाला तो Y माइनस बीटा। सो यहां तक हो गया। अच्छा, उसके बाद इक्वेशन 1 मैंने कहीं बना के छोड़ा था, अच्छा आगे है वो, तो इक्वेशन 1 यहां पे है। नाउ μ1 इंटू I किसके बराबर था, अभी मैंने पीछे लिखा था I किसके बराबर था, I था अल्फा प्लस गामा के बराबर। सो I के जगह पर मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस गामा इक्वल टू μ2, R किसके बराबर था, R था गामा माइनस बीटा के बराबर, तो वहां मैं रख सकता हूं, तो किसके बराबर था, गामा माइनस बीटा के बराबर। ठीक है, इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इक्वल टू ये हो जाएगा μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। ठीक है, गामा को एक तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा μ1 अल्फा और प्लस μ2 बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा μ2 गामा, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा यहां पे मैंने क्या किया, μ2 अल्फा को इस साइड ले गया, इधर माइनस था, उस साइड गया तो प्लस हो गया, और μ1 अल्फा को इस साइड लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, μ1 गामा को इस साइड लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं इसको अल्फा के जगह पे tan अल्फा, बीटा के जगह पे tan बीटा और गामा के जगह पे tan गामा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो मैं लिख देता हूं इसको μ1, एक स्टेप और चलते हैं हम लोग, यहां पे μ1 इंटू अल्फा प्लस μ2 इंटू बीटा इक्वल टू, यहां से मैं गामा कॉमन ले लेता हूं, तो गामा कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा μ2 माइनस μ1। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूं μ1
tan अल्फा। जब मैं tan थीटा को थीटा लिख सकता हूँ तो थीटा को tan थीटा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अल्फा को tan अल्फा बना दिया, और शुरू में एजम्पशन में मैंने लिखा था, एजम्पशन में tan थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ और थीटा को मैं tan थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उसी चीज़ से यहाँ पे मैंने लिख दिया μ1 tan अल्फा प्लस μ2 tan बीटा इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू गामा के लिए tan गामा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग tan अल्फा किसके बराबर है। tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा हमको चाहिए। तो फिगर पीछे है, अल्फा यहां बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा हमारा हो जाएगा QN अपॉन ON, ये QN अपॉन ON। तो QN अपॉन ON हमारा हो गया tan अल्फा। सो tan अल्फा को मैं लिख सकता हूं QN अपॉन ON, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब tan बीटा, यहां से ये एक ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर tan अल्फा निकालूंगा तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है QN और बेस है ON, हो गया, ठीक है। बीटा कहां बन रहा है, बीटा यहां बन रहा है, तो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है QNI, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में राइट एंगल में QN तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन बेस क्या हो जाएगा, IN। सो tan बीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूं QN बाई IN। सो tan बीटा के जगह पर मैं लिख सकता हूं QN बाई IN। और tan गामा देख लेते हैं, तो गामा यहां बन रहा है यहां पे, तो इसमें tan गामा के बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर QN अपॉन बेस CN, QN बाई CN। सो ये हो जाएगा QN बाई CN, ठीक है। इक्वेशन इसको 2 बोल देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, tan बीटा एंड tan गामा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर ये रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, μ1 इंटू tan अल्फा के जगह पे हो जाएगा QN बाई ON, ठीक है, प्लस μ2 इंटू tan बीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, QN बाई IN हो जाएगा, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और tan गामा के जगह पे हो जाएगा QN बाई CN। अब दोनों तरफ से Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, यहां से Q1 अगर मैं कॉमन लूंगा तो दोनों में आ जाएगा, तो मैं सीधे हटा देता हूं, Q1 यहां पे कॉमन है और यहां पे कैंसिल हो गया। सो Q1 कैंसिल, तो यहां पे बचा μ1 बाई ON किसके बराबर है, ON है हमारा माइनस U के बराबर, तो माइनस U, ठीक है। μ1 बटे में ON है तो माइनस U के बराबर, ठीक है, प्लस μ2 बाई IN किसके बराबर है, IN है V के बराबर, तो ये यहां पे लिख देंगे हम लोग V, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और नीचे है CN, तो CN किसके बराबर है, CN है R के बराबर, तो इसको लिख देंगे हम लोग R, और ये माइनस वाले को इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। इस तरह से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डेंसर मीडियम मान लिया, इसलिए यहाँ पे ये इतना मुड़ा और इमेज रियल मिला। अगर ये इतना नहीं मुड़ता, इधर कहीं मुड़ता, तो इधर जाके वर्चुअल इमेज बनता, कहानी यही होती, लेकिन इमेज वर्चुअल बनता। हम इसको कर्व सरफेस को ऐसे भी ले सकते हैं। सो ये आसान तरीका है इसको देखने के लिए। सो 5 मार्क्स यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। यहाँ तक आपका फाइनल प्रूफ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन इज याद नहीं आया तो फिर छूटेगा और क्या, पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। पूरा लिखना पड़ता है ना, अब टीचर के हाथ में होता है जिसके पास चेक करने जाता है। हाँ। अगला है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। और फाइनली आपको कितना निकालना है यहाँ से, फॉर्मूला जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूफ। ठीक है, इसको प्रूफ करना है आपको। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रिज्म ले लेते हैं। प्रिज्म के ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज होते हैं, ये उसका बेस कहा जाता है, और यहां पे जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म इसको बोल दिया मैंने। ठीक है, यहां से कोई लाइट है, यहां से कोई लाइट यहां इंसिडेंट हुई, इसका नाम रखा पी क्यू। अब हमको चाहिए नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनाएंगे हम लोग? तो नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल हमको मिला ये, इसका नाम रखा मैंने N1। ये नॉर्मल 1 है। ये है N1। ठीक है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। इंसिडेंट लाइट का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसको बोलते हैं I। ठीक है, अब इसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं म्यू। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ठीक है, इसके बाद ये जो लाइट मुड़ गई, लाइट एक बार जो रेयरर से डेंसर, ये रेयरर मीडियम है और अंदर चूंकि प्रिज्म में ग्लास में जा रही है तो डेंसर की तरफ जा रही है, तो मुड़ेगी लाइट, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। तो ये एक्चुअली में ऐसे इसको जाना था, ऐसे निकल जाना था इसको, लेकिन ये मुड़ी और मुड़ के ये ऐसे मुड़ी, पी क्यू यहाँ पे आर तक मुड़ी ऐसे। ठीक, उसके बाद फिर से नॉर्मल चाहिए, तो इस बार भी नॉर्मल बना लेते हैं हम लोग। ये नॉर्मल है, इसको बोला मैंने नॉर्मल 2, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल 2, और इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया O, इस पॉइंट का नाम रख दिया O। ठीक है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसको बोला मैंने R1, और इस एंगल को मैंने बोला R2। ठीक है, इस एंगल को मैंने बोला R2। अब फिर डेंसर से रेयरर आ रही है लाइट, तो यहां लाइट को मुड़ना है, तो इस बार कहां जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये एक्चुअली में सीधे चली जाती, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो मुड़ के ऐसे आ गई और ये पहुंच गई एस पर। ठीक है, अब लाइट एक्चुअली में यहां से जो चली थी लाइट पी से, वो यहां जाना चाहिए था, लेकिन लाइट यहां इतनी दूर मुड़ गई है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर है, लाइट इतनी दूर मुड़ गई है, तो डेविएशन कितना हुआ? तो डेविएशन डेल होता है। तो डेविएशन कहां दिखाएंगे हम लोग? ये हमारा फिगर है। ठीक है, इसको बोल दिया हमने, ये वाला एंगल को बोला हमने ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं इसको। ठीक, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये इमरजेंट लाइट है। इमरजेंट लाइट है। ठीक है, एक्चुअली में लाइट हमारी पी से निकली थी और सीधा जाने वाली थी, लेकिन 2 बार इसका रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार रेयरर से डेंसर, तो ये मुड़ी और यहाँ आर तक आई, फिर यहाँ पे नॉर्मल बनाया मैंने, और यहाँ से जो मुड़ी ये यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो ये वाला R1 है, ये वाला R2 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? बता सकते हो? ये R1 है, ये R2 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? किसी ट्रायंगल का सम कितना होता है?
ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है ना। तो एक R1 है, एक R2 है, तो ये 180 माइनस R1 प्लस R2 नहीं हो जाएगा? तो ये वाला जो एंगल है इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 180 माइनस R1 प्लस R2, ये हो गया। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल, ये I है तो पूरा I रहता है, इसमें से R1 कम हो गया तो ये हो गया I माइनस R1। ठीक है, अच्छा उसके बाद ठीक है, I माइनस R1 कैसे आया? 180 माइनस R1 प्लस R2। कुछ समझ में नहीं आया, क्यों? अच्छा देखो इधर, ये लाइट एक्चुअली में ऐसे जा रही थी लेकिन यहाँ चली गई है, तो मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। लाइट कितना डेविएट हुई है? ये लाइट का डेविएशन है डेल। ठीक है, ये लाइट का डेविएशन है डेल, मतलब जा रही थी यहाँ और मुड़ के चली गई है यहाँ, तो ये लाइट का डेविएशन है डेल। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना, तो 180 डिग्री में एक हो गया R1, दूसरा हो गया R2, तो तीसरा कितना हो जाएगा? 180 में से R1 प्लस R2 घटा दो, ये। ठीक है, ये वाला एंगल I माइनस R1 और ये E है, तो ये पूरा E रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक E रहेगा, इसमें से R2 माइनस हो गया, तो ये वाला एंगल बना E माइनस R2। ठीक है, E माइनस R2 ये बना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो इसका कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम है, इसका नाम कुछ रख देता हूं N। ठीक है, N रख दिया नाम। ओके, इन ट्रायंगल, यहां से शुरू करता हूं मैं, इन ट्रायंगल QRN, QRN, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है और डेल एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अभी मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, तो पिछले डेरिवेशन में ये आया था। तो डेल है बाहर का एंगल, तो इसमें हो जाएगा डेल इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डेल इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, माइनस कॉमन ले लिए तो R1 प्लस R2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना के मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल दिखाता हूं मैं। क्वाड्रिलेटरल का सम होता है 360 डिग्री के बराबर। क्वाड्रिलेटरल कहाँ है? चतुर्भुज, ये AQOR, ये वाला, इसका सम होगा 360 डिग्री। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल AQOR, इसमें सम कितना होगा? सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल्स कितने हो रहे हैं वहां पे? यहाँ पे हो रहा है A ऊपर, यहाँ पे A, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो 90, A प्लस 90 प्लस ये A हो गया, ये हो गया 90, क्योंकि ये नॉर्मल है इस पे 90, और ये वाला एंगल है 180 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, और थोड़ा इधर से लिखना पड़ेगा। ये हो गया A प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2, और ये हो गया A, ये हो गया 90, ये हो गया 180 माइनस R1 प्लस, और ये भी हो गया 90, क्योंकि ये भी नॉर्मल है तो ये भी हो गया 90, और इन सब का सम होता है 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि 90 और 90, 180, 180 और 180, 360 और 360 जीरो हो जाएगा, तो A माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये उधर जाएगा, माइनस 360 में से माइनस होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से निकला हमारा A इक्वल टू R1 प्लस R2, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन 2, ये निकला हमारा A इक्वल टू R1 प्लस R2 निकला हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 को देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या था हमारा? डेल इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस, तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 की जगह पे A रख सकता हूं, तो मैं आगे
फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिख सकता हूं मैं, डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे था R1 प्लस R2, तो इसके जगह पे क्या लिख दिया, A। तो ये हो गया 1i प्लस ई माइनस ए, तो ये हो गया। और यहीं से हम बोल सकते हैं डेल प्लस डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन 3 बोल देते हैं इसको, ये दोनों एक ही बात है, तो इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब आगे लगाते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ कहाँ लगेगा, यहां पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो म्यू क्या है, म्यू है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मोड़ने का काम ये कर रहा है। तो यहां पे अगर मैं लगाऊं तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1। तो इसको मैं लिख सकता हूं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R नहीं है R1 है। तो यहां से छोटे एंगल के लिए मैं साइन आई को I लिख सकता हूं और R को R लिख सकता हूं, साइन R को R लिख सकता हूं। तो म्यू इक्वल टू क्या बना, I बाई R1। ठीक है, तो यहां से I हमारा क्या आया, म्यू इंटू R1। ठीक है, सिमिलरली अगर दूसरे एंड पे मैं लगा दूं, अगर दूसरे एंड पे यहां पे मैं लगा दूं स्नेल्स लॉ, तो यहां से आएगा हमारा E इक्वल टू म्यू इंटू R2, ये आने वाला है म्यू इंटू R2। नाउ E और I और E का वैल्यू रखते हैं इक्वेशन 3 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I and E इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अगर रखूंगा मैं तो ये हो जाएगा डेल इक्वल टू आई के जगह पे मैं रखूंगा म्यू इंटू R1 और E के जगह पे मैं रखूंगा म्यू इंटू R2 माइनस ए हो जाएगा। I के जगह पे मैंने रखा म्यू इंटू R1 और E के जगह मैंने रखा म्यू इंटू R2 और ये हो गया माइनस ए। तो डेल इक्वल टू यहां से म्यू कॉमन लूंगा तो आएगा R1 प्लस R2 माइनस ए। ठीक है, अब यहां से देखिए डेल इक्वल टू म्यू R1 प्लस R2 मैंने ए के बराबर निकाला था, तो क्या मैं यहां पे ले सकता हूं म्यू ए माइनस ए। तो डेल इक्वल टू हुआ ए कॉमन ले लेंगे तो ये आया म्यू माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेविएशन का फॉर्मूला आ गया यहां से। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेविएशन, यहां तक आ गया। लेकिन हमको प्रूफ करना है क्या, हमको प्रूफ करना था म्यू इक्वल टू हमको प्रूफ करना था म्यू इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू, ये प्रूफ करना था। ठीक है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है और प्रिज्म को सेट किया जाता है मिनिमम डेविएशन के लिए। वो सब चीजें आपको नहीं लिखनी है, आपको 5 नंबर के लिए लिखना है ना। तो यहां से लिखिए इफ वी सेट द प्रिज्म, if we set the prism for minimum deviation, then I हो जाएगा E के बराबर एंड R1 हो जाएगा R2 के बराबर। ठीक है, I हो जाएगा E के बराबर और R1 हो जाएगा R2 के बराबर। ठीक है, अगर हम प्रिज्म को मिनिमम डेविएशन के लिए सेट कर दें तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें अगर a इक्वल टू R1 प्लस R2 था, a इक्वल टू R1 प्लस R2 था, तो R1 R2 बराबर है, तो क्या हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 2R1। सो R1 यहां से हमारा निकल जाएगा a बाई 2 आ जाएगा, ये था ना a इक्वल टू R1 प्लस R2। और जब हम मिनिमम डेविएशन के लिए सेट कर देंगे तो R1 R2 बराबर हो गया, तो R1 प्लस R2 को हम लिख सकते हैं R1 प्लस R1, क्योंकि R2 R1 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 2R1 और यहां से R1 निकालेंगे तो a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कहां से निकलेगा, दूसरा निकलेगा यहां से
आई ई के बराबर हो जाएगा। तो यहां से इक्वेशन 3 से मैं क्या कर सकता हूं, डेल इक्वल टू लिख सकता हूं आई प्लस ई था ना, तो आई और ई बराबर हो गया तो आई प्लस आई लिख सकता हूं और माइनस ए हो जाएगा। इधर ले आऊंगा तो, या सीधा सीधा ऐसे ही ये वाला इक्वेशन लेके आता हूं मैं। इस इक्वेशन से डेल प्लस ए इक्वल टू 2i हो जाएगा। i प्लस ई है तो i प्लस ई, जब i और e बराबर ही है तो i प्लस आई लिख सकता हूं और i प्लस आई हो जाएगा 2i। और चूंकि हम प्रिज्म को मिनिमम डेविएशन के लिए सेट कर चुके हैं तो यहाँ पे डेल m लिखेंगे हम। ठीक है, यहां से i निकालोगे तो आ जाएगा डेल m प्लस a और बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, नाउ म्यू हमारा क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर था, तो म्यू इक्वल टू साइन आई के जगह पर रख दो ये डेल एम प्लस ए बाई 2 और बटे में साइन आर के जगह पे ए बाई 2। सो दिस इज द फाइनल प्रूफ जो हमको निकालना था। ठीक है, सो ये हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक, अगला 5 नंबर के लिए है तो लिखना ही पड़ेगा ना, फिर आर्ट्स लेना था ना। याद नहीं होगा तो फिर छूट जाएगा, 5 नंबर नहीं मिलेगा। ज्यादा भारी है नहीं। अगला क्या है वो देख लिया जाए जरा। क्या? हाँ, पढ़ना चाहिए था ना। तुम्हारे साथ जो आते थे वो लोग आए थे मेरे पास, फिर चले गए दूसरे जगह, जाके भटक जाते हैं और फिर तुम्हारे साथ नहीं आते ये लोग। हाँ सर, हाँ बस 5 मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ हाँ पिटाई तो हमारे यहाँ भी होती है लेकिन लड़के देखो पढ़ते कहीं भी हैं, उधर पढ़ें या नाम नहीं रखूंगा, लाइव हूँ तो कहीं भी पढ़ते हैं लास्ट में गेस्ट पेपर के लिए मेरे पास ही आते हैं कि कैसे भी पास हो जाए हम। सबके हाथ में मेरा गेस्ट पेपर है, यहाँ किसी भी टीचर के पास पढ़ता है लड़का। हाँ, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, हाउ आर दे करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस। अच्छा, इसको देख लेते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होते हैं वो देखते हैं हम लोग। ये आसान है, देख लो। डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब आंखों में कितने तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन जनरली 4 तरह के रहेंगे। पहला रहता है मायोपिया, ठीक है, मायोपिया। दूसरा कहते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा कहते हैं हम लोग प्रेसबायोपिया और चौथा कहते हैं हम लोग so these are the 4 eye defects which a human can have। तो ये 4 तरह की जनरली होती हैं जो कि ह्यूमन को होती हैं, ये 4 तरह का। मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। सो मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। इसको बोला जाता है लॉन्ग साइटेडनेस और ठीक है प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। ये 2 खास हैं जनरली और ये रेयर रहते हैं, ठीक है। ये भी होता है, तीसरा वाला भी है, चौथा वाला रेयर है। तो देयर आर 4 सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। द फर्स्ट वन इज मायोपिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस।
और दूसरा क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। तीसरा होता है प्रेस बायोपिया और चौथा होता है एस्टिग्मेटिज्म। तो ये कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान सा है। कैसे? मायोपिया क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन? देखो, मायोपिया ऐसी बीमारी है जिसमें करीब की चीजों को तो इंसान देख सकता है लेकिन दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। मतलब करीब की चीजों को आसानी से देख सकता है। दिस इज द डिफेक्ट इन विच a man can see nearer objects but he is unable to see far off objects clearly। दूर की चीजों को बहुत आसानी से नहीं देख पाता है, ठीक है, इस बीमारी में। मतलब इसमें शॉर्ट साइटेडनेस है मायोपिया। मतलब क्या देख लेगा? करीब का देख लेगा आसानी से, दूर का नहीं देख पाता है। इसमें दूर का आसानी से देख लेगा, करीब का नहीं देख पाता है। मतलब दिस इज अ डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट्स इसमें नहीं दिखता है। बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है ये। मायोपिया क्या है? हाँ, ठीक है, नजदीक को देख सकता है, दूर देखने में दिक्कत होती है ना। कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स बट कांट सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूर की चीजों को आसानी से नहीं देख पाता है, करीब की चीजें देख लेता है, ठीक है। इसको रिमेडी क्या होता है इसका? कैसे ठीक किया जाता है? कौन से लेंस से ठीक किया जाता है इसका रिमेडी? कौन से लेंस से इसको ठीक किया जाता है? बोलिए, मालूम है? अवतल कॉन्केव लेंस का यूज होता है। दिस कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस, ठीक है। इसका रिमेडी होता है कॉन्केव लेंस। तो इसको ठीक करने के लिए कॉन्केव लेंस लगा देते हैं। इसमें कैलकुलेशन भी होता है, न्यूमेरिकल वगैरह भी करते हैं, लेकिन ये 5 नंबर एग्जाम में लिखने के लिए काफी है। तो डेफिनेशन के साथ लिख दीजिएगा रिमेडी में कॉन्केव लेंस। इट कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस, ठीक है। यानी अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? या लॉन्ग साइटेडनेस, जस्ट इसका उल्टा कीजिए। इसमें क्या था मायोपिया में? करीब की चीजों को इसमें कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स मायोपिया में। इसमें उल्टा करो, करीब का नहीं देख सकता, करीब का साफ नहीं दिखाई देता, दूर का साफ दिखाई देता है इसमें, ठीक है। सो कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कांट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। दूर की चीजें आसानी से दिखाई देती हैं लेकिन करीब की चीजें आसानी से दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो इसमें इसका उल्टा डेफिनेशन लिखिएगा और क्या लिखिएगा? इट कैन बी क्योर्ड बाय, इसका जो रिमेडी होता है ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। सो इट कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद आते हैं प्रेस बायोपिया पे। प्रेस बायोपिया क्या है? इसमें दोनों भ्रष्ट रहती है, ना करीब का दिखता है अच्छा, ना दूर का अच्छा दिखता है। ये बूढ़े लोगों में ज्यादा होता है, ठीक है। सो दिस इज a sort of vision, a defect in vision in which a man cannot see either far off objects or nearer objects clearly। इसमें साफ नहीं, बुढ़ापे में ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये वाली बीमारी को हम लोग ठीक करने के लिए रिमेडी क्या लगाते हैं? प्रेस बायोपिया में रिमेडी क्या होता है इसका रिमेडी होता है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस, ठीक है। बाईफोकल का मतलब क्या चीज? दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉन्केव कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन लगता है, दोनों का मिक्स करके, ठीक है। तो तीसरा हो गया आपका कौन सा? बहुत इजी है। तो इसको बाईफोकल लेंस, ठीक है। उसके बाद चौथा है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। ये बहुत रेयर चीज है। इसमें इंसान को हॉरिजॉन्टल लाइंस या वर्टिकल लाइंस एक साथ में कोई एक ही दिखाई देता है, दोनों नहीं दिखाई देती एक साथ। ये वो वाला है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए बहुत रेयर है ये जनरली 3 ही तरह का रहता है, ये रेयर चीज है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग लगाते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। ये कम चांस है पूछा जाने का, लेकिन गेस हुआ है, कभी कभी पूछ देता है, कम चांस है, ठीक है। तो मायोपिया क्या था? करीब की चीजों को देख लेता है, दूर की चीजों को आसानी से नहीं देख पाता, साफ नहीं दिखाई देती है, ठीक है। कॉन्केव लेंस लगाएंगे ठीक करने के लिए। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में
दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लगाते हैं। प्रेस बायोपिया में हाँ दोनों में दिक्कत होती है, करीब और दूर दोनों में दिक्कत होती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या लगाते हैं, बाइफोकल, और एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग इस बार, पिछली बार शायद टेलीस्कोप पूछ दिया गया था, तो टेलीस्कोप पूछ दिया गया है, तो इस बार जो पूछा जाने वाला है, इस बार क्या पूछा जाएगा, इस बार क्या चीज, हाँ पूछा है, लेकिन मुझे लगता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस बार चांसेस है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप क्या होता है? क्या होता है? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? माइक्रोस्कोप क्यों लगाते हैं? छोटी से छोटी चीज को भी बड़ा करके दिखा देता है। माइक्रोस्कोप लगा के देख लेते हैं, जो चीजें हमको दिखाई नहीं देती हैं अपनी आंख से, उसके लिए माइक्रोस्कोप लगाते हैं, आसानी से दिख जाता है। तो क्या करता है ये माइक्रोस्कोप? छोटी से छोटी चीज को बड़ी करके दिखा देता है। ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चन है इसमें? ऑप्टिक्स में ज्यादा गेस हुआ है, 10-12 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, दोनों मिला के, रे और वेव मिला के 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या 35 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें 10 आपको बनाना है, और 6 लॉन्ग रहेगा जिसमें आपको 3 बनाना है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप को डिफाइन कीजिएगा। व्हाट इज माइक्रोस्कोप? सो माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूर की चीज़ों को देखने के लिए, जो हम अपने आंख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए। तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड में सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद ये पढ़ना होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक 2 लेंस लेते हैं हम लोग। एक छोटा सा लेंस लेंगे हम लोग, ये वाला लेंस लिया, और एक बड़ा लेंस लेते हैं हम लोग, थोड़ा और नीचे बनाया जाए। ये छोटा लेंस लिया और एक लेंस लिया मैंने बड़ा। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के पास रहता है, इसलिए इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका फोकल लेंथ छोटा होता है, स्मॉल एफ, और ये आंख के पास होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग आई पीस। ठीक है। क्या? हाँ बड़ा रहता है ये। ठीक है। तो ये इसका फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ रहता है वो बड़ा रहता है। फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ लार्ज रहता है, इसके कंपैरिजन में बड़ा रहता है। ठीक है। ठीक है। इसका काम क्या है कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, बस काम ही नहीं कर रहा है। बस काम करना बंद, कभी कभी हैंग कर रहा है ये। हो गया काम, चलिए।